हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव राजस्थान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हैलो एल्केन का सामान्य परिचय, यानी कि जनरल जो नॉलेज था किसी हैलो एल्केन के बारे में, हमने उसको देखा, उसका क्लासिफिकेशन किया और फिर जो भी कुछ जानना था थोड़ा बहुत उस पहले वाले वीडियो में हमने देखा। आज ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने वाला है और आज इस दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे हैलो एल्केन में पाए जाने वाले समावयता के बारे में तथा हैलो एल्केन में पाए जाने वाले नामनक्लेचर के दो तरीके होते हैं, एक है जनरल नामनक्लेचर और दूसरा है IUPAC। लेकिन जनरल नामनक्लेचर बहुत पुराना है, इसलिए उस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। ये सामान्य चीज़ें हैं। हम जो मौके पर चल रहा ट्रेंड में कह सकते हैं वो है IUPAC। हम IUPAC पर चर्चा करेंगे। तो आज केवल दो ही बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला नामनक्लेचर होगा और दूसरा इसका कह सकते हैं आइसोमेरिज्म होगा। आइसोबेन में कौन कौन से आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं हैलो एल्केन में। चलिए अब शुरू करते हैं। हम इस क्लास को शुरुआत करेंगे IUPAC नामनक्लेचर से और साथ साथ शुरू करने से पहले केवल एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, स्टार्ट से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ साथ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है कि हम लोगों का, हमारे चैनल का, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ी खुशी होती है जब आप कुछ कमेंट में लिखते हैं तो बहुत खुशी होती है। चलिए इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम नामनक्लेचर देखते हैं। नामनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए बहुत अच्छा है, नामनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। और इसमें हमने कहा कि हम जनरल नेम पर नहीं जाएंगे, हम IUPAC नेम पर जाएंगे और IUPAC ही आपको पढ़ना भी है क्योंकि कंपाउंड बहुत बड़े बड़े होते हैं और IUPAC जो होता है उस सबको आसान कर देता है उनके नामकरण करने में। यदि जनरल की बात करें, जैसे पहले जनरल में ये देखा जाता है कौन सा पदार्थ कहाँ पाया गया, उसकी क्या स्थिति थी, मतलब रूढ़ विधि भी है, तमाम विधियां उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। हम कुल मिलाकर के IUPAC पर चर्चा करेंगे और वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं कैसे इसका नामकरण करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें इसको ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले आप काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन का आप अंकन करेंगे, गिनती करेंगे। उसके बाद देखेंगे कहाँ से जो हमारा ये हाइड्रोजन समूह है वो निकट कहाँ से पड़ रहा है। हाइड्रोजन के बाद यदि उस कार्बन की श्रृंखला में कहीं एल्काइल पाए गए हैं तो कहाँ पर हैं। कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड पाया गया है जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उस स्थिति में नामनक्लेचर कैसे करेंगे। वैसे नामनक्लेचर का वीडियो बहुत पहले जो है पढ़ चुका है, आप चाहें तो उस पिछले वाले वीडियो पर जा करके नामनक्लेचर अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल यदि देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यदि नहीं देखे हैं तो हम यहाँ पर चल रहे हैं, उसके कुछ बिंदुओं को लेकर के नामनक्लेचर करेंगे और हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग पुनः जो देखे हों या ना देखे हों जा करके पुराने वीडियो पर ज़रूर जा करके एक बार ज़रूर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहले जैसे एक सामान्य सा हम कोई कंपाउंड लें, इसका IUPAC हमें बताना हो, जैसे दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और यहाँ पर Cl दे दिया जाए। देखिए बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले हम काउंटिंग करेंगे कुल कितने कार्बन हैं। 1 2 3, 3 कार्बन से ज़्यादा नहीं है और इस 3 कार्बन के साथ कहीं पर हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है क्लोरीन के रूप में। इसका नाम क्या होगा। हमने कहा कि कार्बन का अंकन उस सिरे से करिए जिधर से कोई हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन तत्व निकट पाया जाता हो। यहाँ से हाइड्रोजन तत्व निकट है, यानी 1 2 3। अब यहाँ पर 3 कार्बन होने से ये प्रोपेन हो जाता है। साथ साथ देखिए
सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, इसीलिए उसको हम एन या एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, इसको हम 1 ना लिख करके लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन, तब भी सही होगा क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अब यदि यहीं पर ऐसे कुछ कर दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर दे दिया जाए CH3। यहाँ पर देख रहे हैं दो क्लोरीन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 क्लोरीन लगने का मतलब 2 हाइड्रोजन समूह हैं और दोनों हाइड्रोजन समूह एक जैसे हैं। अब हमें बताना इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे। कार्बन आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, और साथ साथ ये भी कि 2 नंबर पर यहाँ भी है, इधर से करते हैं तो भी 2 नंबर पर, और इधर से करते हैं तो भी 2 नंबर पर, यानी कि दोनों तरफ से अगर हम अंकन करते हैं तो 2 नंबर पर हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो यह जरूरी नहीं है कि आप इधर से ही अंकन करेंगे, या यह भी नहीं जरूरी है कि आप इधर से ही अंकन करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसका अंकन किधर से भी कर सकते हैं। मतलब जब दोनों तरफ से दूरियां बराबर हों किसी कटी हुई श्रृंखला, अब कटी हुई श्रृंखला के रूप में हम मानते हैं ये प्रतिस्थापी है, ये हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, दोनों सेम दूरी पर हैं, इसलिए आप कहीं से भी अंकन करिए। चलिए हम यहाँ से करते 1, 2, 3 और 4, इसे मिटा देते हैं। तो 2 पर और 3 पर 2 बार क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 2, 3 डाई, 2 बार है तो आप कहेंगे 2, 3, 2 बार है तो डाई, और होगा ये क्लोरो, 2, 3 डाई क्लोरो। 4 कार्बन है तो आप कहेंगे ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2, 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, CH2Cl। इस प्रकार से कोई कंपाउंड दिया गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले कार्बन अंकन करेंगे। कार्बन का जब अंकन करते हैं इसमें हमें कुल 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिलाकर के 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और जब 5 कार्बन दिखाई देते हैं तो ये पेंट होगा, सबसे पहली बात। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जगह पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक जगह पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमने बताया था कि जब कार्बन की श्रृंखला में केवल हाइड्रोजन ही उपस्थित हों और कोई श्रृंखला चाहे प्रतिस्थापी के रूप में, चाहे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, चाहे मल्टीपल बॉन्ड के रूप में, मतलब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है, यदि ये सब नहीं होते हैं तो कार्बन का अंकन हम उस तरह से करते हैं जहाँ से हाइड्रोजन निकट होता है। गाइस आप समझ गए होंगे कि निकट यहाँ पर तो 1 नंबर पर क्लोरीन है, लेकिन हम इसे 1 नंबर पर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया एक एरो, देखिए यहाँ पर दिखाया कि डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों में हम किसे वरीयता देंगे, किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है कार्बन का अंकन उसी सिरे से करते हैं, यानी उसे कम नंबर देते हैं। जैसे अब जानिए, इस क्लोरीन और द्विबंध में, डबल बॉन्ड में ज़्यादा प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड की। तो जब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है तो हम कार्बन का अंकन उसी सिरे से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाए। देखिए यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पर, यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पर, तो ये सही नहीं है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसा करना पड़ेगा। अब ये 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया और 5 नंबर पर आपका क्लोरीन आ गया, तो आप लिखेंगे 5 क्लोरो। अब पेंट में आप इन जोड़ेंगे, लेकिन 2 नंबर पर लिखेंगे 2 पेंटीन, ये हो जाएगा 5 क्लोरो 2 पेंटीन, ऐसा कुछ कह सकते हैं। अच्छा, ये तो अभी डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की बात हो गई। जब किसी यौगिक में डबल बॉन्ड और क्रियात्मक क्या कह सकते हैं हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो,
तो हम वरीयता दे दिए किसको, डबल बॉन्ड को। अच्छा, बात एक और आ जाए, यदि इसमें कोई और पार्श्व श्रृंखला आ जाए जिसको आप एल्किल बोलते हैं, यदि एल्किल आ जाए और डबल बॉन्ड ना हो, सपोज करिए अभी हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा, एल्काइल भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन धीरे धीरे पहले से कह सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जो बहुत इजी हों, ताकि आप जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन हैं वहाँ तक पहुँच सके और वो भी इतना आसान हो जाए कि जैसे इसे हल कर ले रहे हैं। चलिए और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसे ऊपर मिटा देते हैं और एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल ये रहा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H2 और ये Cl रहा। इसे भी देखिए, अब यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। अब जब ट्रिपल बॉन्ड आ गया है और साथ साथ हाइड्रोजन समूह भी उपस्थित है। अच्छा, आप ये मत कहिएगा कि आप बार बार केवल क्लोरीन को ही चुन रहे हैं। हाँ, हम क्लोरीन को ही चुन रहे हैं और आप चाहो तो आप ब्रोमीन को भी चुन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरुआत में हमने बताया था यक्स में फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है, आयोडीन भी होता है और एटेस्टीन भी होता है। इतने सदस्य होते हैं हाइड्रोजन में, किसी को भी आप चुन सकते हैं। प्रायः एटेस्टीन नहीं चुना जाता है क्योंकि यह रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में आता है। आप जानते होंगे रेडियो एक्टिव क्या होता है। ये बेधिक किरणें उत्पन्न करता है, अल्फा बीटा गामा, और इसे जो है इस प्रकार के समूहों में शामिल नहीं करते हैं। और फ्लोरीन भी बहुत कम शामिल किया जाता है क्योंकि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कुछ किसी के सामने मतलब टिकने नहीं देता है। तो कह सकते हैं कि फ्लोरीन को भी कम यूज में लिया जाता है और एटेस्टीन को भी। तो ज़्यादातर हमें कंपाउंडों में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन का। आयोडीन की त्रिज्या बड़ी हो जाती है। देखिए, समस्याएं एलिमेंटों के साथ जुड़ी हैं। पहली क्या कि इसमें फ्लोरीन की त्रिज्या सबसे छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए नहीं जुड़ पाता है। और आयोडीन की जो है वो त्रिज्या बड़ी है, इसलिए नहीं जॉइंट हो पाता है। और जो एटेस्टीन होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो भी इसलिए कुछ प्रभाव में कम हो पाता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं पर आयोडीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एटेस्टीन और फ्लोरीन का प्रयोग थोड़ा सा कम करते हैं। चलिए, ये सब बात की बातें हैं, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक एग्जाम्पल आ जाने से हमने बता दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ब्रोमीन दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो मल्टीपल बॉन्ड कहलाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड को वरीयता मिलती है कहीं न कहीं ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा। तो अंकन इसी सिरे से करेंगे 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2 पर आपका आयन है और 4 पर ब्रोमो है। तो यहाँ लिखेंगे 4 ब्रोमो और ये हो जाएगा 4 ब्रोमो के साथ आयन का मतलब हो गया ये एल्काइन है और 4 कार्बन ब्यूट होगा, तो आप लिखेंगे ब्यूट आयन। इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूटाइन हो जाएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो और कोई एल्किल भी हो और साथ साथ वहाँ पर कोई न कोई हाइड्रोजन समूह भी उपस्थित हो। इसे आप देखिए, फिर एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस नए एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है। नए एग्जाम्पल में हम लेते हैं ये, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H लगा करके यहाँ CH2, यहाँ पर Cl लगा देते हैं। चले यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक है मेथिल समूह जिसको पार्श्व श्रृंखला कह सकते हैं,
और यहाँ पर है हैलोजन, और यहाँ पर देख रहे हैं आपको डबल बॉन्ड दिया गया है। अब हमें करना क्या है, हमें इसका IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम बताने से पहले कार्बन का काउंटिंग किया जाता है, और कार्बन को काउंटिंग करने से पहले ये ज़रूर सोचना पड़ता है कि हम कार्बन की काउंटिंग किस दिशा से करेंगे। पहले ऐसे नॉर्मली गिन लीजिए कुल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर के हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन 5 पाए जाएंगे। तो जब 5 कार्बन पाए जाएंगे, अब इससे 6 तो होगा नहीं और 4 भी नहीं होगा, हमें हाईएस्ट कार्बन कितना मिला, 5। अब उस हाईएस्ट कार्बन की गिनती कहाँ से करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड हो और कोई एल्किल समूह हो और कोई हाइड्रोजन समूह हो, ऐसे में हम वरीयता देते हैं डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड जिधर से निकट पड़ता है हम कार्बन का अंकन उसी सिरे से करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड ये सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी वाला होगा। और प्रियॉरिटी में याद रखिए सभी को नहीं देखा जाता है, प्रियॉरिटी में किसी एक को देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी दे दिया, अब इसके बाद किसको प्रियॉरिटी देंगे, इसको देंगे, इसके बाद किसको देंगे, एक्स को, नहीं, ये नहीं करना है। प्रियॉरिटी में केवल एक देखा जाता है, एक कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा पार्श्व है, कौन सा ऐसा प्रतिस्थापी है जिसे हमें वरीयता देना, केवल इतना करना होता है। तो वरीयता के क्रम में केवल और केवल आपका डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जिधर से निकट पड़ता हो हम कार्बन का अंकन उसी सिरे से करेंगे। देखेंगे 1 2 3 पर मिलता है, यहाँ पर 2 ही मिल जाता है, 1 2 3 4 और ये 5, कुल मिला करके यहाँ पर आपको 5 कार्बन मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कंपाउंड बड़े होने लगें तब उसके नॉमेनक्लेचर में आप ज़रूर अल्फ़ाबेट का प्रयोग करना सीख लीजिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट के क्रम में अगर लिखेंगे तो आपका जो नॉमेनक्लेचर होगा बिल्कुल शुद्ध होगा, उसमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 4 पर ये मेथिल है और 5 पर ये क्लोरो है, और बाकी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तो जो 5 कार्बन मिला है ये डबल बॉन्ड के कारण तो इन माना जाएगा, उसको हम लास्ट में जोड़ेंगे। लेकिन समझना क्या है, इसमें पहले हम मेथिल लिखेंगे, पहले क्लोरो लिखेंगे। हम जानते हैं अल्फ़ाबेट में C पहले मिलता है और मेथिल बाद में मिलता है, इसलिए पहले 5 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे 4 मेथिल, 5 क्लोरो 4 मेथिल, और उसके बाद ये होगा पेंटीन। पेंटीन में 2 है तो आप करेंगे 2 पेंटीन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि डबल बॉन्ड कहीं हो, कहीं कोई एल्किल हो, कहीं कोई जो है हाइड्रोजन समूह हो, इन सभी में वरीयता हमें डबल बॉन्ड को ही देना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ होता हो, क्रियात्मक समूहों के साथ होता हो, तब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दें, CH3CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2Cl। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि OH भी लगा है और OH एक फंक्शनल ग्रुप है और ये जो है एक प्रतिस्थापी है। तो याद रखिए उस बात को कि जब हम क्रियात्मक समूह का नॉमेनक्लेचर, देखिए हमको बार बार वो बात कहना पड़ रहा है और हमें बार बार उस बात का याद भी आ रहा है। वो क्या है कि हमने इसके लिए यानी कि नॉमेनक्लेचर के लिए पहले ही वीडियो बना दिया है, पहले ही उसका क्लास पूरा हो चुका है, इसलिए हमारा ध्यान बार बार उसी पर जाता, चूँकि हमने बताया है और बहुत अच्छे से बताया है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो हम बार बार हमारे दिमाग में ये चीज़ चलता रहता है कि हमने इसे पहले दिया है और हमें ये विश्वास रहता है कि आप उसे पढ़े हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा कि हमने बताया है। बार बार मैं यही शब्द बोल रहा हूँ। तो ध्यान रहे कि OH और Cl जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है और Cl एक प्रतिस्थापी है। तो फंक्शनल ग्रुप की वरीयता सबसे ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखेंगे
जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसकी वरीयता सबसे ज़्यादा होती है, चाहे एल्काइल हो, चाहे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, इन सभी के उपस्थितियों में भी फंक्शनल ग्रुप की वरीयता सबसे ज़्यादा होती है। अब जब ज़्यादा होती है तो उसका हमें सफिक्स भी लगाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होगा क्योंकि सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है। और ये आपका OH जो है ये आल कहलाता है। हाइड्रॉक्सी और आल इसके दो नाम हैं, एक हाइड्रॉक्सी भी है और एक आल भी है। कब हाइड्रॉक्सी का प्रयोग करते हैं, देखिए फिर वही बात हमको ध्यान में आ गई, अब नहीं कहेंगे उसको, कि हाइड्रॉक्सी तब कहते हैं जब इसकी प्रियॉरिटी कमज़ोर होती है, और आल कब कहते हैं जब इसकी प्रियॉरिटी हाई होती है। यहाँ पर इसकी प्रियॉरिटी हाई है इसलिए आल होगा ये। तो आप कहेंगे 3 क्लोरो और ये हो जाएगा आपका 2 पर आल लगा हुआ है, 3 क्लोरो 2 प्रोपेनाल, 3 क्लोरो 2 प्रोपेनाल। इस प्रकार से इसका जो IUPAC रहा बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि केवल आपको जानना है कि एल्किल हैलाइडों में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हमें लगता है इतना पर्याप्त एग्जाम्पल है, और भी यदि एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है या आप लोग कमेंट में करते हैं कि हमें अभी ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम उसका जवाब देंगे। बाकी हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है। आपको केवल एक कह सकते हैं बहुत जनरल चीज़ जानना था कि IUPAC इसका करते कैसे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। अब एक दूसरी टॉपिक जो हमने बताया कि उसकी भी चर्चा आज ही करना है, वो है आइसोमेरिज्म। आज हम आइसोमेरिज्म टॉपिक पर पहले थोड़ी बहुत बातें बताएंगे, फिर बताएंगे कि हैलो एल्केनों में आइसोमेरिज्म कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक। ये 11th की टॉपिक है। आइसोमेरिज्म जो है आपके 11th में है, जो आप 12th में देख रहे हैं। 12th में हर चैप्टर में ये देखना पड़ेगा। जिस भी ऑर्गेनिक चैप्टर में आप जाएंगे, चाहे एल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एमीन हो, चाहे एरोमेटिक कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया हो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब कुछ भी आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन सा पाया जा रहा है। सबसे पहले हम बता दें, अभी हम आइसोमेरिज्म का टॉपिक नहीं लिए थे, आज पहली बार आइसोमेरिज्म का टॉपिक, वो भी हैलो एल्केन में ले रहे हैं। आने वाले समय में हम एक आइसोमेरिज्म का एक अच्छा सा लेक्चर आपको ज़रूर तैयार करके देंगे, उसे आप देखिएगा। फिलहाल अभी हैलो एल्केन की बात है, इसमें जितने की ज़रूरत है उसे बता देते हैं, और बाकी आइसोमेरिज्म का टॉपिक बहुत छोटा नहीं है, आइसोमेरिज्म का टॉपिक बहुत बड़ा है। हमें लगता है कम से कम 2-3 घंटे उस पर अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तब जाकर के कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन फिर भी इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं हम उसे देखेंगे। चलिए लिखते हैं आइसोमेरिज्म इन RX। पहले आप समझिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल ले पहले, उसके बाद तब बताते हैं क्या होता है। जैसे हम कह दें कि A2B6 या A4B8 या A4B10 कर दें, कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी प्रकार से है, तो आप इसे कई रूपों में लिख सकते हैं। जैसे ये A2 है तो आप AB3 भी लिख सकते हैं, आप इसको B3A2B3 भी लिख सकते हैं। मतलब इसे कई रूपों में जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो, लिख सकते हैं। लिखने से इसके नाम बदल जाते हैं, और जब नाम बदल जाते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। तो यही क्रिया आइसोमेरिज्म कहलाती है, और ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आइसोमर
जैसे एग्जाम्पल और ले लें, एक ऐसा एग्जाम्पल लें जो ऑर्गेनिक से जुड़ा हो, वो आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे यहाँ पर दिया जाए CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ पर आप कहेंगे इसका नाम क्या है, 1 2 3, इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, इसी को हम इस रूप में भी दे सकते हैं, CH यहाँ पर कर दें Cl और यहाँ पर कर देते हैं CH3। इसका नाम अब जो होगा वो होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अब हम देखें 1 2 3, कुल कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, हाइड्रोजन की संख्या 7 है और क्लोरीन की संख्या जो है 1 ही है। यहाँ पर देखिए, इस अणुसूत्र से आपने 2 संरचनाएं बनाई, एक का नाम हुआ क्लोरोप्रोपेन, एक का नाम हुआ 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हो सकता है कि क्लोरोप्रोपेन ठोस अवस्था में पाया जाता हो, मतलब फिक्स मत मानिएगा, बस केवल एक समझना है, क्लोरोप्रोपेन ठोस अवस्था में पाया जाता हो, 2 क्लोरोप्रोपेन द्रव अवस्था में पाया जाता हो सकता है क्लोरोप्रोपेन की जो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट हो और 2 क्लोरोप्रोपेन से हाई हो सकता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई हो। ठोस अवस्था में इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो। मतलब ऐसी दशा में हम ये माने कि दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहा वो सेम रहा, बट डिफरेंट क्या क्या रहा उनके स्ट्रक्चर में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान हो लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो जाएं और संरचनाओं के अलग हो जाने से उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाता हो, तो यह क्रिया आइसोमेरिज्म कहलाती है, समावयवता कहलाती है। और ऐसे जो बनने वाले सूत्र होंगे, बनने वाली संरचनाएं होंगी, वे एक दूसरे के समावयी कहलाएंगी। आइसोमेरिज्म को वैसे 2 भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा भाग है इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है जिसकी त्रिविम व्यवस्था ही बदल जाए, अणुसूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन उनकी आकाशीय व्यवस्था जो है वो बदल जाती हो, तब जाकर के स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है। आज हम देखेंगे कि हैलोएल्केन में किस प्रकार के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, दोनों में से कौन कौन से। जैसे हमने कहा एक स्ट्रक्चरल है और दूसरा स्टीरियो है। कुछ तो स्ट्रक्चरल के रूप में पाए जाएंगे और कुछ इसके स्टीरियो के रूप में। जैसे बात करें कि हैलोएल्केन में जो स्ट्रक्चरल के आइसोमेरिज्म पाए जाएंगे वो एक है चेन आइसोमेरिज्म, इसमें है चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो है इसमें पाया जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस RX में 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब क्या है चेन आइसोमेरिज्म, इसे जानेंगे। चेन को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समावयता। मतलब अब देखिए, जो ये चेन शब्द आ गया है इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन की चेन में केवल परिवर्तन हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही हो लेकिन नंबर ऑफ चेन ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाएं, जिसके उससे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी भिन्नता आ जाती हो। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अभी हमने एक एग्जांपल दिया था CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आगे है CH2Cl। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, इसे आप नए रूप में भी लिख सकते हैं CH3CH और ये CH3 और ये CH कितना 1 2 3 1 2 3 4 है,
यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl। अब देखिए यहाँ पर क्लोरो का स्थान चेंज नहीं होगा, क्लोरीन का पोजीशन वही बना रहेगा। यहाँ पर देखिए क्लोरो यहाँ पर था, अब की बार भी क्लोरो यहाँ पर ही रहे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ का जो एल्किल श्रृंखला था वो घट गया, मतलब यहाँ आकर के जुड़ गया। जो 4 कार्बन से ब्यूटेन बनता था वही 1 2 3 कार्बन से जा कर के प्रोपेन बन गया। तो यहाँ पर चेंजिंग किस में हुआ? केवल कार्बन की चेन में। और फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला C4H9Cl देख रहे हैं, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 ही रह गया, लेकिन 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन वहाँ भी है, यहाँ भी है। देखिए 3 3 6 7 2 9, और क्लोरीन की संख्या 1 है, वो बना हुआ है। मालिकुलर फार्मूला सेम बना हुआ है, लेकिन ये जो चेन है, कार्बन के चेन में चेंजिंग आ गई। यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखलाएं थी और यहाँ पर घट करके कितनी हो गई? 3। एक कार्बन का चेन यहाँ नीचे लटकता हुआ 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है, तो आप इसका नाम देंगे 2 मेथिल, और ये हो जाएगा जो ब्यूटेन था, अब यही 2 मेथिल हो गया प्रोपेन। आपको समझ में आ गया होगा कि चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि जब अणुसूत्र समान हो, उनकी संरचनाओं में चेन का अंतर पाया जाता हो। यहाँ पर 4 कार्बन का चेन बना हुआ था, अब वो घट करके हो गया 3, लेकिन जो क्लोरीन था उसका पोजीशन कभी चेंज नहीं हुआ है। और जब वो चेंज नहीं हुआ है, इस प्रकार का आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? अब नया जिसको हम नाम लेते हैं क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसे भी देख लेते हैं। पोजीशन को आप कहते हैं स्थान, यानी पोजीशन चेंज नहीं होना, पोजीशन चेंज होना चाहिए, नहीं। पोजीशन किसका? पोजीशन एक्स का मतलब हाइलोजन का जो पोजीशन हो, पोजीशन वो चेंजेबल हो। ध्यान दीजिएगा, हाइलोजन का जो पोजीशन हो वही चेंज होता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ये Cl हो गया। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा? क्लोरो ब्यूटेन। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। लेकिन अब अगर देखें दूसरे वाले एग्जाम्पल में, तो पहला हो गया, दूसरे एग्जाम्पल में CH3CH, इस H को हटा करके यहाँ Cl जोड़ दीजिए, यह CH2 होगा और यहाँ पर कर दीजिए CH3। अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 और ये 4, अब 2 नंबर पर जा करके हाइलोजन जुड़ जाता है। हमने कहा हाइलोजन का पोजीशन चेंजेबल होगा, परिवर्तनीय होगा, और अगर परिवर्तनीय होगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 क्लोरो और ये ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए ब्यूटेन पहले भी था, ब्यूटेन अभी भी है, लेकिन क्लोरो का स्थान यहाँ पहले 1 था और इस वाले एग्जाम्पल में आकर के 2 हो जाता है। और देखिए अगर हम बात करें इसके मालिकुलर फार्मूले की, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 हो गया, और Cl, ये दोनों के लिए एक समान है, लेकिन इनका पोजीशन, इनका मतलब क्लोरीन का, हाइलोजन का पोजीशन चेंज हो गया। पहले 1 नंबर पर था, अब उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पर आ गया। तो पोजीशन के चेंज होने से इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाता है। आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और वैसे जो हैलो एल्केन होते हैं इसमें पाया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा आज जानेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। ये ज़रूरी था कि बताना कि हैलो एल्केन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। यहाँ लिख देते हैं पहले, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है?
इसे जानने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले ऑप्टिकल से पहले आप ये थोड़ा सा इमेजिन करिए, जब आप किसी दर्पण के सामने, ऐसे दर्पण बना दिया हमने, ये मिरर हो गया, ये मिरर हो गया। यदि इसके सामने हम ए रख दें तो बिल्कुल ए जैसा दिखाई देगा, हम बी रखते हैं तो बी कुछ ऐसा दिखाई देगा, सी रखते हैं कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओ रखते हैं तो ओ कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म करेंगे इसमें आपको क्या है जो अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पहले एक एक करके, ए जैसे था ए वैसे ही बना है, वैसे तो बी भी वैसे बना है, सी भी बना है, डी भी बना है, लेकिन ध्यान दीजिए बी इस तरह से है और ये बी यहाँ पर इस तरह से हुआ, मतलब उलट गया है। यहाँ पर सी भी क्या हो गया, उलट गया है, ओ यह नहीं उलटा है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो दर्पण के सामने अपने प्रतिबिंब को तो वही रखते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं करते हैं, सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह से ढक नहीं पाते। जैसे हाथ की बात करें तो ये हाथ जब एक हम दर्पण के सामने देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अगर ढकेंगे तो इस प्रकार से तो पूरी तरह से नहीं ढक पाता है। ये इस प्रकार से करेंगे तो ढकेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये अध्यारोपित नहीं होता है। तो ऐसे ही छोटी मोटी बातें हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से संबंधित। अब ये जानना जरूरी है, जैसे ए ने अपने आप को कोई रोटेशन नहीं दिखाया, बी ने रोटेशन दिखाया, सी ने रोटेशन दिखाया, ओ ने रोटेशन नहीं दिखाया। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हम पहले उसको जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इस आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने का कार्य करते हैं। अब बात आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। जैसे ये हम कोई सोर्स ऑफ लाइट ले लें, मान लेते हैं ऐसे नहीं, जैसे ये कोई बिंदु है, कोई सोर्स ऑफ लाइट ले लें जो हर दिशाओं में ऐसे फैलता हो। अब हमें तो पता नहीं है कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा पदार्थ नहीं है। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम जान पाते हैं कौन सा पदार्थ ये ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। उसको देखते हैं हम यहाँ पर। ये समतल ध्रुव प्रकाश का तल है। जब हम इसे किसी विलेन से गुजारते हैं, वो विलेन ऐसा होगा जिसका हमें चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। अभी बताते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के सहारे हम जान पाते हैं कि ये जब इससे हो करके गुजरता है ये, तो ये समतल ध्रुव प्रकाश, यहाँ पर समतल ध्रुव प्रकाश की तल को, जैसे ये हो गया, ये तो सब दिशाओं में फैल रहा है। समतल ध्रुव प्रकाश का मतलब हो गया कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो इस प्रकार से, जो एक ही दिशा में कंपन करता हो, कुछ इस प्रकार से हो। अब जब हम इससे हो करके गुजारेंगे तो ये हो सकता है कि ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे। पहले तो ऐसे था, ये इस प्रकार से था, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर ये इसको रोटेट कर देता है। ये हो सकता है दक्षिणावर्त रोटेट करे, डेस्कटॉप फॉर्म में रोटेट करे, या हो सकता है यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है इसे इस फॉर्म में रोटेट कर दे, कुछ ऐसे ही ये रोटेट कर दे। तो ऐसे पदार्थ जिनके कारण ये संभव होता है उन्हीं को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहाँ से हम इसको किसी निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे, उसके पीछे भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये बिल्कुल कह सकते हैं चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल रही हों। जब हम उसको किसी निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमको इस प्रकार से मिलता है। ये इस प्रकार से एक ही दिशा में, ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं किसी भी एक ही दिशा में ये कंपन करता रहता है।
लेकिन जब हम किसी ऐसे पदार्थ से गुजारते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ये समतल ध्रुव प्रकाश की तल को थोड़ा सा घुमा देता। देख रहे हैं यहाँ पर ये सीधा था, ये इसको घुमा करके इस प्रकार कर दिया या इसको घुमा करके इस प्रकार कर दिया। ऐसे पदार्थों को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब हमें ये जानना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये जानिए, उसमें एक है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन पहचाने का हम तरीका बताएं। कायरल कार्बन का मतलब हो गया कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसियाँ डिफरेंट समूहों से जुड़ी हों, यानी कि चारों वैलेंसियों पर बैठने वाले समूह एक समान ना हो, अलग अलग होते हों, ऐसे कार्बनों को हम कायरल कार्बन या असम्मित कार्बन कहते हैं, एसिमेट्री कार्बन। ऐसे एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। एसिमेट्रिकल कार्बन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ऐसे करें हम, कार्बन की चारों वैलेंसियाँ, यहाँ पर हम CH3 लगा देते हैं, यहाँ C2H5 कर देते हैं, यहाँ पर Vr कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं। तो देख रहे हैं कि कार्बन की चारों वैलेंसियाँ अलग अलग समूहों से बैलेंस हैं। जब ये अलग अलग समूहों से बैलेंस होती हैं तब हम इसी को कहते हैं कायरल कार्बन या इसी को बोलते हैं असम्मित कार्बन। और ये भी जानिए, जो असम्मित होते हैं या कायरल कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक समवायता को वही प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाशिक समवायता में हम जान लें कि जो हैलो एल्केन होते हैं वह प्रकाशिक समवायता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैलो एल्केन के कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट समूहों से ऐड होती है। जैसे इसी एग्जाम्पल को लिया जाए, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जब आ गया तो इसका मतलब हैलो कंपाउंड हो गया। यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये कायरल कार्बन है। और ये जब यहाँ पर हम रखें, जब किसी मिरर के सामने इसे रखा जाएगा, जैसे ये हिस्सा है कार्बन है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं, या कुछ इस फॉर्म में बनाए ज़्यादा सही रहेगा। कार्बन को चतुष्फल के फॉर्म में बनाएं, इस रूप में बनाएं तो ज़्यादा कुछ अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया CH3, यहाँ पर दिया जाए आपको Br, यहाँ पर दे दिया जाए C2H5, यहाँ पर दे दिया जाए हाइड्रोजन। अब हम स्टार लगा करके ये बताना चाहते हैं कि यह एक कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसियाँ जो है डिफरेंट हैं। जब आप यहाँ पर एक कोई मिरर लगा देते हैं, ये मिरर लगा देते हैं, तो होता क्या, यह ऐसे पलट जाता है 180 डिग्री पर। जब 180 पलटेगा तो कहने का मतलब कुछ ऐसे होगा। केवल समझाने के लिए, अब होगा क्या, ये H3C इधर आ जाएगा और Br जो है उस साइड में हो जाएगा। Br ना करके हम इसको Br यहाँ लगा देते हैं थोड़ा समझने लिए। ये C2H5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H5C2, हो गया C2H5, और ऊपर होगा ये H और नीचे होगा ये Br। यहाँ पर देख रहे हैं यह एक दूसरे को, ये बीच में हमने मिरर लगा दिया, यह एक दूसरे को अध्यारोपित तो नहीं कर पा रहा है, यानी कि पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा है, लेकिन यह इसका इमेज है। ये तो कन्फर्म है, यह जो बना हुआ है ये इमेज है, ये इमेज हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसे हम पहचान करने के लिए है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका इमेज है। लेकिन एक चीज़ जानिए, ये अगर हम उठा करके इसके ऊपर रखें तो ये इसको अध्यारोपित नहीं कर पाएगा,
पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा। और जब पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा तो यही एक दूसरे के कह सकते हैं सुपर इम्पॉसिबल नहीं पाए जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयी हैं। बस इतना समझिए, ये इतना पर्याप्त है, क्योंकि समावयता के लिए हमें एक अलग से, जब तक पूरी समावयता नहीं बताएंगे थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो हम चाहते हैं बस केवल इतना जानिए कि एल्किल हाइलाइडों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ये तो इमेज बनता है लेकिन ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं। जब पूरी तरह से ये एक दूसरे को नहीं ढक पाते हैं तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के प्रतिबिंबी रूप कहलाते हैं। और प्रतिबिंबी रूप जो होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। इन दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगे वो समान होंगे, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। तो हो सकता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश की तल को दक्षिणावर्त घुमा दिए हों, मान लीजिए हो सकता है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा दिए हों, तो ऐसी दशा में वो डेक्स्ट्रो कहलाएंगे। और यदि वो उसे वामावर्त घुमा देते हैं तो हम उसे लीबो कहेंगे। जैसे लीबो डेक्स्ट्रो के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं, लीबो के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें, बस केवल इतना ही। और सारी बातों के लिए एक नया, जब हम आइसोमेरिज्म का वीडियो देंगे आपको, आइसोमेरिज्म का क्लास लेंगे, इसमें सारी चीज़ें और स्पष्ट होंगी। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, ये दोनों आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। तो इन सब के लिए एक हम अलग से क्लास लेंगे, उसमें खूब अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसके लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि बताना जो था कि हैलो एल्केन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतिबिंबी तो होते हैं लेकिन एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं। और नहीं ढक पाते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया और इनका अणुसूत्र भी देख लिया, सब कुछ समानता होता है, लेकिन ये दर्पण के सामने या समतल ध्रुवित प्रकाश की तल को दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त घुमा देते हैं। इस प्रकार से आज का क्लास बस यहीं तक क्लोज किया जाता है। और आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से किन किन विधियों से हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा, और ये भी कमेंट में करिएगा कि जितनी बातें बताई गई आपको कितना अच्छा समझ में आया है, इसे ज़रूर कमेंट में करिएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पर क्लोज किया जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।